नमस्कार, मैं श्रीमती सीमा पटेल, शिक्षक एलबी, माध्यमिक शाला स्याहीमुड़ी, विकास खंड कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। और आज मैं आपको कक्षा 8वीं का कितना भोजन कैसा भोजन पाठ 15 के शीर्षक के कुछ शीर्षक को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। तो चलिए हम उनके बारे में बात करते हैं। भोजन भोजन हमारा मुख्य स्रोत होता है एनर्जी का, ऊर्जा का। भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम रोज भोजन करते हैं, सारे के सारे विभिन्न तरह के भोजन के प्रकार जो होते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, वो सारी चीज़ें खाते हैं। और यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है ऊर्जा के लिए, क्योंकि भोजन करने से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। जब हम थक जाते हैं या किसी कार्य को करने के बाद हमारे शरीर को ढेर सारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें सिर्फ भोजन से प्राप्त होता है। तो ये जो भोजन होता है, अगर आपको दिया जाए एक ही तरह का भोजन, तो क्या आपका जो शरीर है वो अच्छी तरह से विकसित हो पाएगा? वो विभिन्न तरह से के रोगों से लड़ पाएगा? वो आप अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाएंगे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगातार एक ही प्रकार का भोजन, जैसे कि अगर आपको चावल 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 ही दिया जाए, उसके साथ ना सब्जी, दाल, रोटी, किसी तरह की चीज़ें ना दी जाए, तो आपका शरीर बिल्कुल भी वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा, विकास नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर को सारे प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर, हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्वों की कमी को पोषक तत्व जिनसे पूर्ण होता है, वो हमारा कहलाता है संतुलित भोजन। ऐसा भोजन जो हमारे शरीर में सारे पोषक तत्वों को पूर्ण करे, वह भोजन हमारा कहलाता है संतुलित भोजन। तो हम संतुलित भोजन में 5 तरह के पोषक तत्वों के बारे में बात करने वाले हैं। वो 5 मुख्य पोषक तत्व होते हैं। वो होते हैं पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है फैट, तीसरा होता है आपका प्रोटीन, चौथा है हमारा मिनरल्स, और पांचवा है हमारे विटामिन। तो ये पांचों मिलकर बनाते हैं बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन। तो हम संतुलित भोजन के बारे में बात करते हैं। संतुलित भोजन हमारे शरीर में संतुलन, पोषक तत्वों का संतुलन लाते हैं, हमारे शरीर को संतुलित करके पोषक पदार्थ देते हैं। तो हम इनके यहाँ स्रोतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रथम है कार्बोहाइड्रेट। जो अनाज हम खाते हैं, वह अनाज हमारा कार्बोहाइड्रेट देता है, कार्बोहाइड्रेट से उससे प्राप्त होता है वह। और यह पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा, मुख्य रूप से ये हम लेते हैं, और ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलता है? तो वो होता है चावल, गेहूँ, कॉर्न, भुट्टा, पोटैटो, आलू, सुगर कैन, गन्ना। दूसरा हम जो पोषक तत्व की बात कर रहे हैं, वह है वसा। वसा फैट, फैट है हमें तेल वाली चीज़ें जो होती हैं उनसे प्राप्त होती हैं, जैसे कि यहाँ पे कोकोनट, ये है हमारा नारियल, बटर, घी, पोटैटो, आलू, मस्टर्ड मतलब कि सरसों, मिल्क हमारा दूध, अलसी, अलसी तो आप जानते हुए हैं, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का मतलब यहाँ पर है मूंगफली। तो ये सारी चीज़ों से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है, तेल वाली चीज़ें जिससे आप तेल निकलता है। तीसरा हमारा है, अच्छा यह भी ऊर्जा का ही स्रोत है, इनसे भी हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। तीसरा है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन जो है ये किन चीज़ों से मिलती है? ये पल्सेस, दालें जो हैं उनसे प्राप्त होती है। चना, ग्राम, लेंटिल्स, दालें, यहाँ पर है राजमा, यहाँ पर है मूंग, यहाँ पर है किडनी बीन्स, और यहाँ पर है सोयाबीन। ये सारे मुख्य रूप से माना जाता है कि सोयाबीन है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। और इस प्रोटीन का एक मुख्य आपको गुण बता देती हूँ। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में बॉडी बिल्डिंग्स होते हैं, या बोल सकते हैं कि ये हमारे शरीर में ग्रोथ का मुख्य स्रोत होता है। ग्रोथ का, विकास का कैसे? क्योंकि हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो मसल्स बनते हैं या जो नए ग्रोथ होते हैं, वो प्रोटीन्स के कारण ही बनते हैं। और हमारा जो चौथा जो पोषक तत्व है वो है हमारा विटामिन। विटामिन विभिन्न तरह के फलों से मिलते हैं, खट्टे फल से मिलते हैं, जैसे कि आंवला है, यहाँ पर लेमन दिया हुआ है, यहाँ पे पपाया है, गुआवा है, कैरेट है। विभिन्न प्रकार के विटामिन होते हैं जिनके बारे में हम थोड़ी देर में मैं बताने वाली हूँ। तो ये सारे के सारे जो विटामिन होते हैं, ये जो स्रोत होते हैं, ये विटामिन के स्रोत होते हैं। हमारा पांचवा प्रकाश होता है मिनरल्स। मिनरल्स जैसे हम खनिज तत्व के नाम से भी जानते हैं। हर तरह का आपका ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि यहाँ पे एलमंड्स है, यहाँ पे रेजिन्स हैं, यहाँ पर कैश्यू है, पोटैटोस होते हैं, मिल्क होता है, गार्लिक होता है, ये सारे के सारे मिनरल के स्रोत होते हैं। नमक,
सॉल्ट, वो भी एक तरह का मिनरल स्रोत होता है। मिनरल जो है खनिज लवण वो हमारे शरीर को प्रदान करता है। तो ये दोनों जो होती हैं वो हमारे शरीर में कम मात्रा में ज़रूरत होती है, सब्जियों फलों से प्राप्त होती हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में ये एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता लाती हैं और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करती हैं। कम मात्रा में ज़रूरत होने के कारण हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, इन्हें नहीं खाएं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शरीर बिल्कुल भी रोगों से लड़ नहीं पाएगा। और ये जैसे कि हमारे साथ में मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, विटामिन्स जो हैं वो हमारे शरीर में बहुत आवश्यक है, कम मात्रा में आवश्यक है। हम कुछ विटामिन्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखा हम रहे हैं कि हम लोग पास एक है कैरेट में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर है, विटामिन ए का स्रोत होता है। इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां, उन सब में भी विटामिन ए पाया जाता है, और दूध वगैरह में भी। ये विटामिन ए की कमी से हमारे आंखों में रतौंधी रोग होती हैं, या रात के में हमें ना दिखाई देने वाला रोग, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है, वो हमें होने लगता है। इसके अलावा कलर ब्लाइंडनेस भी होता है। तो विटामिन भी ज़रूरी है। विटामिन बी जो है वह उसके कारण हमें उसकी कमी के कारण हमें बेरी रोग होता है। तो बेरी रोग के से बचाव के लिए हम विटामिन बी युक्त जो है कि वह हरे पत्तेदार सब्जियां और बहुत सारे अनाज हैं, सिरस वगैरह होते हैं, वो खाना हमारे लिए ज़रूरी है। विटामिन सी, खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल आपको याद आते हैं, जैसे कि आपको संतरा है, आपको नींबू याद आता है, इमली याद आता है, आंवला याद आता है, इन सारे में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से विस्कवी रोग, त्वचा रोग होता है, वो होने लगता है। तो उसकी कमी बिल्कुल होने नहीं देनी चाहिए, हमें विटामिन सी जरूर लेना चाहिए। विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक होता है। विटामिन डी मुख्य रूप से ये माना जाता है कि वह धूप में बैठने से प्राप्त हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। विटामिन डी के लिए हमें कुछ स्रोत जैसे कि दूध वगैरह है वो लेना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो विटामिन डी होते हैं वो कैल्शियम, हमारी हड्डी जो है वो कैल्शियम से बनी हुई होती हैं, और कैल्शियम को मजबूत करने के लिए विटामिन डी की आवश्यकता होती है। तो हमारी हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाने का काम विटामिन डी करता है। तो इसके लिए विटामिन डी लेना जरूरी है। उसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिससे हड्डियां मुड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं, तो वो रिकेट नामक रोग होता है। अन्य त्वचा के लिए जरूरी विटामिन के, विटामिन ई भी होती हैं जो हमें, इसके अलावा आयोडीन की ज़रूरत होती है हमें, हमारे गले में घेंगा रोग हो जाता है। अगर हम आयोडीन ना लें, आयोडीन जो है मिनरल्स होता है, ये कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे पोटेशियम्स हैं या सोडियम है या फिर आयोडीन है, इनकी आवश्यकता भी हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा लोहा, आयरन, इसकी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में खून बनाने में सहायता करता है, ब्लड बनाने में सहायता करता है। वो हमको मिलता है अनार, गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, इन सारी चीज़ों में हमें मिलता है ढेर सारा आयरन। तो आयरन की आवश्यकता ब्लड के लिए होती है। इसकी कमी में रक्त अल्पता, एनीमिया होने लगता है, जिसके कारण आपके जीभ सफ़ेद हो जाते हैं और चिकने हो जाते हैं, त्वचा सफ़ेद हो जाती है, आँख सफ़ेद हो जाता है, नाखून सफ़ेद दिखने लग जाता है, त्वचा रंगहीन हो जाती है। तो इससे बचने के लिए हमें आयरन से मिलने वाले जितने भी हमारे स्रोत होते हैं उनको खाना आवश्यक होता है। इन सब से हमारा संतुलित भोजन बनता है। तो संतुलित भोजन क्यों आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो सबसे पहले हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए ज़रूरत होती है। दूसरा, यह हमारे शरीर में जो टूट फूट होता है, या हम जब रोग से लड़ते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह की हानियाँ होती हैं, टूट फूट होती है, तो उनको फिर से रिपेयर करने के लिए, उनको फिर से सही करने के लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। या तीसरा, संतुलित भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है कार्य करने के लिए, हम जो कार्य करते हैं उसकी ऊर्जा भी हमें संतुलित भोजन से मिलती है। चौथा, सही रूप से हमारे शरीर में अगर हमको स्वस्थ रहना है तो वह हमें सारी चीज़ें हमें संतुलित भोजन से प्राप्त होती है। तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। अब ये जो भोजन हम लेते हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, घर में ज़्यादा बन जाता है, हम उसे फेंक देते हैं, जानवरों को दे देते हैं। लेकिन क्या ये सही है कि हम जो भोजन है उसे एक्स्ट्रा बनाए फेंक दें? अभी जो हम जिस कंडीशन में है, कोरोना वायरस जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, लॉकडाउन की स्थिति, यहाँ पे भोजन की सबसे ज़्यादा कमी हो रही है। तो भोजन का परिरक्षण करके हम भोजन को इस तरह से नुकसान
होने से बचा सकते हैं। तो भोजन का परिरक्षण क्या होता है? भोजन को किसी रूप में सुरक्षित रख देना भोजन का परिरक्षण कहलाता है। तो परिरक्षण के कई प्रकार होते हैं, उनके बारे में आपसे मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जो परिरक्षण करने की विधि होती है वो है हमारा अचार बनाना। आप सभी के घरों में नींबू, आम, इमली, बेर ऐसे कई प्रकार के अचार बनते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यह अचार बनाकर हम क्या कर सकते हैं? भोजन को परिरक्षण कर सकते हैं। तो भोजन को परिरक्षण करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इससे भोजन सड़ता नहीं है। इसमें तेल, नमक, ये ऐसी चीज़ें हैं जो भोजन को सड़ने से बचाती हैं। दूसरा होता है सुखाना। हम किसी भी भोजन को सुखाकर भी इसे बहुत दिनों तक परिरक्षित रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैंने चना रखा हुआ है, इसके अलावा आप मिर्ची है, सब्जियां हैं, प्याज है, टमाटर है, वो भी सुखाकर कई समय तक, कई दिनों तक इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तीसरा है नमक लगाकर। यहाँ पर आंवला है, आंवला को नमक लगाकर सुखाकर हम कई दिनों तक साल में सुरक्षित रख सकते हैं। तो नमक के उपयोग से भी हम इसे सुरक्षित रखा जा सकता है भोज्य पदार्थों के। इसके अलावा शक्कर या मुरब्बा बनाकर। तो मुरब्बा यहाँ पे देखिए आंवला है, उसे मुरब्बा बनाकर रखा गया है। उसको मुरब्बा बनाकर शक्कर या गुड़ के द्वारा भी परिरक्षित रखा जाता है। तो ये फलों को परिरक्षित कर रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पे आंवला को परिरक्षित रखा गया है। इसके अलावा आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रिज होगा, उसमें भी आप भोजन को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखते हैं। जैसे कि मटर, फ्रोजन मटर जो आता है वो काफ़ी दिन तक सुरक्षित रहता है, साल भर तक इसे हम सुरक्षित रख देते हैं। खाद्य पदार्थों को कीड़ा से सुरक्षा रखना। तो हमारे जो खेतों में जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें कीड़े खा जाते हैं। तो उस समय जो किसान है उन्हें डीडीटी वगैरह से छिड़काव करके उनको सुरक्षित रखते हैं। घरों में हम कीड़ों से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? तो सुखाकर कीड़ों से सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे चावल है उसमें कीड़े लग जाते हैं, तो अगर हम कुछ दवाइयाँ मिलाकर उनको सुरक्षित रख सकते हैं, या तो नीम की पत्तियाँ वगैरह रखकर भी उनको सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा हम खाद्य पदार्थों को चूहों से भी हमें सुरक्षित रखना पड़ता है। चूहों से किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है? तो अगर चूहों से सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले हमें ऐसी जगहें या ऐसे अनाज के रखने के स्थान पर चुनने चाहिए जहाँ पे चूहे बिल्कुल ना पहुँच सके। क्योंकि चूहे जो होते हैं, जितना पैदा होता है उसका जितना हम अनाज पैदा करते हैं उसका 5वां हिस्सा चूहे खा जाते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बर्बादी होती है। भोजन को दूषण से सुरक्षा रखना, जैसे कि कॉकरोच, मक्खियाँ, ये भी भोजन को बिल्कुल दूषित करके उन्हें हमारे लिए खाने योग्य नहीं रहने देती हैं। तो उनसे बचाने के लिए भी भोजन से दूषण की आवश्यकता होती है। तो हमें इसे ढक कर रखना चाहिए भोजन को, या फिर कभी गंदगी नहीं होना देना चाहिए। इसके अलावा भोजन की बर्बादी रोकना। उतना ही खाना बनाइए जितना कि आपको आवश्यक है, उससे अधिक का खाना नहीं बनाइए, ना कभी फेंकिए। और क्या अगर किसी ज़रूरतमंद को आवश्यक और आपके पास अधिक है तो आप उसे देकर भी आप भोजन की बर्बादी से उसे रोक सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर किसी तरह की कोई परेशानी होगी तो आप मुझसे फिर से इस चीज़ों को फिर से देखिए वीडियो को, और आपको फिर से ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।